दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो पाकिस्तान की कानून साज़ी की जो तारीख़ है, इसके सीरीज़ में आपको हम एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम कॉन्स्टिट्यूशन जो है पाकिस्तान का 1956 का, उसके बारे में हम जानेंगे। यानी 1956 का जो दस्तूर पाकिस्तान है। इससे पहले हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है 1949 का, यानी करारदाद मकासद जो थी, उसके ऊपर हम एक सेशन कर चुके हैं। तो आपने अगर उस सेशन को नहीं देखा या आपने मिस कर दिया है तो आप उसे ज़रूर देख लें, और साथ में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप इसे लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, अपने कमेंट से भी हमें आगाह करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो आने वाले सेशंस हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, जो कि एक सीरीज़ है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। और इस सेशन में हम जो 1956 का जो दस्तूर है पाकिस्तान का, उसके बारे में जानेंगे। तो जो 1956 का दस्तूर है, ये पाकिस्तान का पहला दस्तूर था बहैसियत रियासत का, यानी हमारे मुल्क का ये पहला दस्तूर बनाया गया, जो कि मार्च 1956 में इसे जो है वो असेंबली के ज़रिए पास करवाया गया, और ये 1958 तक जो है वो नाफिजुल अमल रहा। फिर 1958 में इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो ख़त्म कर दिया गया। जनरल अयूब ने इसको ख़त्म करके और मुल्क में पहली मार्शल लॉ जो है वो लगा ली थी। तो बहरहाल इस कानून में 234 जो हैं वो शिके हैं, और इसके 13 हिस्से हैं, और इसके 6 शेड्यूल्स हैं, या आप उन्हें एक तरह के जो है वो आप चैप्टर्स कह सकते हैं। तो क्योंकि पाकिस्तान जो है वो 1947 में बरतानिया से आज़ाद हुआ, और 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान में जो रियासत को चलाने के लिए जो पहला यानी जो कानून था या जो आइन था जिसके बुनियाद पर रियासती मामला चलाए जा रहे थे, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी इंडियन गवर्नमेंट जो 1935 का एक्ट था, उसमें कुछ तरामीम कर दी गई थी। और ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था 1947, उसकी शिक 8 के तहत ये मामला तय किए गए थे, और ये कानून जो था पाकिस्तान में नाफिजुल अमल रहा। और इस तरह से पाकिस्तान जो है वो बरतानिया के असर रसूख में रहा 1956 तक, क्योंकि पाकिस्तान के पास अपना एक कानून नहीं था। तो इसलिए इसके बाद फिर इस चीज़ को महसूस किया गया कि आज़ाद एक रियासत और खुदमुख्तार रियासत को और इस रियासत के आज़ाद शहरियों को अपना एक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और वो अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करें, बनाएं थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जो अपने उनके मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके ज़रिए, और इस तरह से मुल्की मामला जो हैं उन्हें चलाया जाए। तो इस ज़मन में जो है पाकिस्तान की पहली जो है वो कानून साज असेंबली बनाई गई, और उस कानून साज असेंबली को बुनियादी तौर पे 2 काम सौंपे गए। उनमें एक काम ये था कि यानी मुल्क की पहली कानून साज असेंबली जो है वो मुल्क के लिए एक कानून बनाएगी, यानी आइन साजी जो है उसका अमल शुरू करेगी। तो दस्तूर के अलावा फिर वो जो यानी पहली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, उसका काम ये था कि वो एक वफाकी असेंबली या पार्लियामेंट बनाएगी, और फिर वो जो वफाकी असेंबली या जो पार्लियामेंट होगी वो फिर मुल्क में उस बनाए हुए कानून को नाफिजुल अमल करेगी या अमल में लाएगी या मुल्की मामला देखेगी। इसके साथ क्योंकि जो पहली कानून साज असेंबली थी पाकिस्तान की, उनको ये यानी जो है सवाबदी दिया गया कि वो मुल्क में ना सिर्फ एक जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है यानी वो बनाएं वफाकी लिहाज पे, जो कि मुल्क में जो बनाया हुआ कानून है उसे अमल में लाएं। साथ में उन्हें ये भी यानी एक किस्म का अख्तियार दिया गया कि वो अपने मुल्क में जो कानून बनाएंगे, चाहे तो वो 1935 का जो इंडियन गवर्नमेंट का जो एक्ट था उसमें तरामीम करके उसको नाफिजुल अमल ला सकते हैं, या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो था 1947 का, इस तरह का कोई जो है वो कानून बना के तो फिर वो मुल्क में नाफिजुल अमल कर सकते हैं, या वो चाहें तो अपना जो मुल्की कानून है वो नए सिरे से जो है उसको बना सकते हैं। तो क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत थी, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये वाज़ेह हो चुका था कि पाकिस्तान में जो भी कानून या जो आइन बनाया जाएगा वो इस्लामी तालीमात के ऐन मुताबिक होगा। तो इसलिए जो पाकिस्तान का जो कानून बनाया गया या जो आइन बनाया गया, उसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था उसे खासी अहमियत दी गई।
इसी तरह से पाकिस्तान की जो पहली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसमें बुनियादी तौर पे तो कुल 69 मेंबरान थे और बाद में ये जो तादाद है ये 79 तक हो गई। तो ये जो रेजोल्यूशन था, यानी जो पहला पाकिस्तान का जो यानी दस्तूर था 1956 का, वो असेंबली में पेश किया गया और उसमें 5 दिन तक जो है वो बहस मुबाहिसा हुआ। जिस तरह से होता है असेंबली में डिस्कशन होती है, मेंबरान जो है वो अपने ख्यालात का इजहार करते हैं और इस पे जो है वो काफ़ी उसके मुखालफत में भी लोगों ने बोला, खुसूसन जो ईस्ट बंगाल के लोग थे। और ईस्ट बंगाल में ख़ास तौर पे जो नॉन मुस्लिम्स थे, उन्होंने जो है वो बिल्कुल इसकी मुखालफत की और बिलखुसूस जो यानी जो हिंदू मेंबरान थे, उन्होंने कहा था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हो रही है या जो कानून बनाया जा रहा है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की यानी बुनियाद पे, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना के जो यानी कहे हुए नुकात हैं, तो ये उनके बरक्स है या उनके बिल्कुल भी अगेंस्ट है। या इसमें ये है कि माइनॉरिटीज़ को वो यानी बराबरी के हकूक जो हैं वो नहीं दिए जा रहे, जिसकी बात मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। यानी इसमें लिखा हुआ है वाज़ेह कि मुल्क का जो सदर है यानी जो सरबराह है वो मुसलमान होगा और नॉन मुस्लिम जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो खुसूसन इस तरह की जो बातें थी उन पे उनको बड़ा एतराज़ था और इस वजह से उन्होंने जो है वो इससे डिफर भी किया या डिसएग्री भी किया। इसके बाद बेसिकली ये जो 1956 का जो कानून है ये काफ़ी बड़ा एक लेंदी एक किस्म का यानी डॉक्यूमेंट है और जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि इसमें 234 आर्टिकल्स हैं और फिर वो 13 हिस्सों में तकसीम है और इस तरह से उसके जो हैं वो 6 शेड्यूल्स हैं। तो बुनियादी तौर पे जो 1956 का कानून है वो एक वफाकी सिस्टम को सपोर्ट करता है और इसमें दो बेसिकली जो यूनिट्स थे, क्योंकि वन यूनिट सिस्टम जो है वो इम्पोज किया गया था 1954 में, जब ये मोहम्मद अली बोगरा थे तो उन्होंने जो पाकिस्तान जो वेस्ट पाकिस्तान है यानी जो आज का जो पाकिस्तान है मॉडर्न डे पाकिस्तान, जिनमें के 4 प्रोविंसेस हैं, उनको उन्होंने मर्ज करके एक सूबा बना लिया था जिसका नाम था वेस्ट पाकिस्तान। और जो मॉडर्न डे बांग्लादेश है जो उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान था, उनको उन्होंने एक यानी अलग से सूबा बनाया। तो ये वन यूनिट सिस्टम था, यानी एक यूनिट था ईस्ट पाकिस्तान और दूसरा यूनिट था वेस्ट पाकिस्तान। तो ये यानी बुनियादी तौर पे था कि जो फेडरल सिस्टम होगा मुल्क में नाफिजुल अमल और फिर उसमें दो ये इनकी इकाइयाँ होंगी, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। और इसी तरह से जो जो फेडरल लेजिस्लेचर है, जो कानून साजी है, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है उसकी तरह यानी काम करेगी। और इसमें जो मरकज़ी हुकूमत थी उन्हें काफ़ी ज़्यादा पावर्स दिए गए और उनको यानी ये अख्तियार दिया गया कि वो एक तरफे फैसले कर सकते हैं, बशमूल वो मुल्क में चाहें तो इमरजेंसी भी जो है वो इम्पोज कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। और इस तरह से जो वो सूबाई खुद मुख्तारी थी उसको भी वो असरअंदाज कर सकते हैं जब मामला अगर बिगड़ जाएं तो। इस तरह से 1956 के आइन में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था उसको तकवीत दी गई और इसमें जो एग्जीक्यूटिव की अथॉरिटी थी वो कैबिनेट को दी गई, यानी फेडरल कैबिनेट। फेडरल कैबिनेट से मुराद के वफाकी वज़रा होते हैं जो मुख्तलिफ वजारतों के जो वज़ीर होते हैं और साथ में कुछ जिस तरह से आप देखते हैं कि एडवाइज़र्स होते हैं। तो सारे अख्तियार जो हैं वो उन्हें दिए गए मुल्की मामलात को चलाने के लिए और साथ ही वो रिस्पॉन्सिबल थे मुल्क में कानून साजी करने के लिए, या पार्लियामेंट जो थी वो बेसिकली जिम्मेदार थी मुल्क में कवानीन बनाने के लिए। इसी तरह से जो कैबिनेट है, कैबिनेट की सदारत वज़ीर आज़म का सवाबदीद बनाया गया और इस आइन में ये डिक्लेयर किया गया कि पार्लियामेंट जो है उसमें एक नेशनल असेंबली होगी और उस नेशनल असेंबली में जो दोनों इकाइयाँ थी यानी ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, उनको बराबर की नुमाइंदगी दी जाएगी। तो उस पहली असेंबली में पाकिस्तान की कानून साज असेंबली जो बनाई गई उसमें कुल 300 सीट्स थी और उसमें 150 सीट्स जो हैं वो ईस्ट पाकिस्तान को दी गई और इसी तरह से 150 सीटें जो हैं वो वेस्ट पाकिस्तान को दी गई। तो 1956 के कानून में जो गवर्नर जनरल का जो ओहदा था उसे रिप्लेस कर दिया गया प्रेसिडेंट के यानी ओहदे से, यानी गवर्नर जनरल को ख़त्म करके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ये ओहदा मुतारफ़ कराया गया। और साथ में पाकिस्तान में इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम ऑफ पाकिस्तान जो है वो बनाया गया और उसमें जो नेशनल असेंबली है और जो यानी प्रोविंशियल असेंबली है उनमें ये प्रोसेस जो है वो यानी
इंट्रोड्यूस कराया गया कि इलेक्शंस के थ्रू नेशनल असेंबली एंड प्रोविंशियल असेंबली जो है उनमें मेंबरान आएंगे और फिर इस तरह से ये अमल जो है वो शुरू होगा पार्लियामेंट के थ्रू। इसमें जिस तरह से 1949 का जो यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है करारदाद मकासद जो है, जिस तरह उसमें लिखा हुआ है फ्रीडम ऑफ स्पीच की हर पाकिस्तानी शहरी को आज़ादी इजहार जो है वो उसे मुहैया होगा, यानी उसे इजहार की आज़ादी होगी और उसके जो बुनियादी जो उनके जो यानी जमहूरी हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। और इसी तरह से जो शहरियों के जो हकूक़ हैं और साथ में जो यानी राइट्स ऑफ लाइफ थे, लिबर्टी थे, प्रॉपर्टी थे, तो उनका तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यकीनी बनाया जाएगा। और साथ में अदलिया जो है उसे ना सिर्फ जो है वो यानी खुद मुख्तार बनाया जाएगा, लेकिन उसको ये पावर भी होगा कि वो मुल्क में जो है वो बुनियादी जो हकूक़ के जो कवानीन हैं वो नाफिज़ अमल लाएँ। और अदलिया का ये काम है कि वो आइन की तशरीह करें और साथ में वो हुकूमत की रहनुमाई करें कि अगर कोई इस तरह का कोई यानी कोई अगर कानून में कोई शक मौजूद है जो कि बुनियादी हकूक़ से टकराती है, तो वो उसे ख़त्म करने में पार्लियामेंट की जो है वो हेल्प करे। और इसी तरह से जो 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पाकिस्तान में 2 ज़ुबानें जो हैं उन्हें नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, जिसमें उर्दू और बंगाली थी। तो ये यानी 2 नेशनल यानी पाकिस्तान की 2 कौमी ज़ुबानें थी, उर्दू एंड बंगाली 1956 के दस्तूर में। तो ये इसके सैलिएंट फीचर्स हैं, इनको हम देख लेते हैं। तो ये पाकिस्तान का पहला यानी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, लिखा हुआ था। इसमें 234 जो हैं वो शकें थीं और इसमें 13 इसके हिस्से थे और 6 इसके शेड्यूल थे। दूसरी पॉइंट इसकी ये है कि ये फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन था, यानी इसमें अमेंडमेंट्स की गुंजाइश थी कि इसमें आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन किसी भी अमेंडमेंट लाने के लिए 2/3 मेजॉरिटी यानी 2/3 अक्सरियत या 0.66% जो है उतनी अक्सरियत जो है वो लाजमी थी पार्लियामेंट में इस कानून में किसी भी तरह की जो है वो अमेंडमेंट लाने के लिए। इसी तरह से ये था कि जो सदर पाकिस्तान था उसको ये अख्तियार दिया गया कि वो पार्लियामेंट के किसी भी बनाए हुए आइन या कानून की शर्त को जो है वो ओवर रूल कर सकता है या उसे वो वीटो कर सकता है किसी भी ड्राफ्ट को। और फिर इसी तरह से प्रेजेंट के किए हुए वीटो को या जो है वो ओवरराइड करने के लिए पार्लियामेंट फिर सिंपल मेजॉरिटी से दोबारा उस ड्राफ्ट को पास करेगी, तो फिर वो आइन का हिस्सा बन जाएगा। यानी इसका सिंपल ये है कि पार्लियामेंट ने अगर एक मिसाल के तौर पे कानून बना लिया तो सदर के पास इख्तियार था कि वो उस कानून को रोक ले या उसको वो आगे इम्प्लीमेंट ना होने दे। तो फिर वो दोबारा पार्लियामेंट में वापस आ जाएगा और फिर पार्लियामेंट उसको दोबारा सादा अक्सरियत पास करेगी, तो फिर वो कानून का हिस्सा जो है बन जाएगा। तो जब भी यानी नेशनल असेंबली अभी भी जो भी अगर कानून साजी का अमल होता है तो वो सदर पाकिस्तान के पास समरी जाती है या वो ड्राफ्ट जाता है, और जब उस पर सदर पाकिस्तान साइन कर लेते हैं तब वो यानी कानून बन जाता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के उसमें साइन जो है या सिग्नेचर जो है वो लाजमी होता है। इसी तरह से जो यानी पाकिस्तान का नाम था 1956 के कानून के मुताबिक वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया, यानी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और इसी तरह से जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उसको इस कानून की यानी फहरिस्त बना दिया गया, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। और इसी तरह से 1956 के कानून में विफाकी सिस्टम जो था गवर्नमेंट का वो इंट्रोड्यूस किया गया, और इसी तरह से फेडरल सिस्टम जो है वो मुल्क में नाफिज अमल किया गया और ज़्यादातर पावर्स जो हैं वफाकी हुकूमत के पास जो है वो यानी उनको दिए गए। और इसी तरह से जो यानी सूबे हैं वो बनाए गए, जिस तरह से 2 सूबे थे 1 यूनिट सिस्टम के अकॉर्डिंगली, उन्हें भी कुछ जो है वो अख्तियारात दिए गए सूबाई मामला चलाने के लिए। तो इसमें जो बुनियादी तौर पे जो सब्जेक्ट्स थे जो डिवाइड किए गए उसमें ये था कि एक फेडरल लिस्ट होगी, साथ में एक प्रोविंशियल लिस्ट होगी और उसके अलावा कंकरेंट लिस्ट होगी। यानी कंकरेंट लिस्ट से मुराद ये है कि वो साथ साथ में यानी उसमें फेडरल एंड प्रोविंशियल जो है वो दोनों मिलके उसे कंकरेंट लिस्ट कहा जाता है या हमावक्त जो लिस्ट आप कह लें। इस तरह से इसकी पॉइंट नंबर 6 है कि यूनिकैमरल लेजिस्लेचर होगा। तो यूनिकैमरल से मुराद है कि यानी एक पार्लियामेंट का लेजिस्लेचर होगा, जिसमें यानी जो उस टाइम पे जो कौमी जो पार्लियामेंट थी उसकी बात थी कि जिसमें दोनों सूबों से बराबर जो रिप्रेजेंटेशन थी, यानी 150 मेंबर एक सूबे के तो 150
जो मेंबर हैं वो दूसरे सूबे के, यानी जो 1 यूनिट सिस्टम था, 150 मेंबरान जो है वो ईस्ट पाकिस्तान से और 150 मेंबरान जो है वो वेस्ट पाकिस्तान से इसमें जो है वो हिस्सा लेंगे यूनिकैमरल लेजिस्लेचर में, यानी जब भी नेशनल असेंबली में कोई कानून साजी का अमल होगा उस दौरान। और इसकी पॉइंट नंबर 7 जो है कि मुल्क में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, और इसी तरह से जो पार्लियामेंट है उसने ये डिसाइड किया कि हेड ऑफ द स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट होगा, और इसी तरह से हेड ऑफ द गवर्नमेंट या हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव जो है वो प्राइम मिनिस्टर होगा। और इसकी पॉइंट नंबर 8 जो है उसमें ये तय पाया कि पाकिस्तान का जो सदर है वो लाजमी तौर पे मुसलमान होगा, और उसकी जो उम्र है वो कम से कम 40 साल लाजमी तौर पे होगी। और इसी तरह से यानी जो सदर है उसकी जो दौरानिया था वो 5 साल तक का कर दिया गया। और इसी तरह से सदर को ये अख्तियार दिया गया कि अगर अंदरूनी या बैरूनी खतरात लाहक हों मुल्क को, तो वो मुल्क में यानी इमरजेंसी जो है वो नाफिज कर सकता था, स्टेट ऑफ इमरजेंसी इम्पोज सदर कर सकता था। और इसी तरह से सदर को ये भी अख्तियार था कि वो मुल्क में सूबों के जो गवर्नर्स हैं वो नॉमिनेट करें, और साथ में जो जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के वो भी नॉमिनेट करें। इसी तरह से ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान और एडवोकेट जनरल जो है उसका अख्तियार भी सदर पाकिस्तान को दिया गया 1956 के आइन के मुताबिक। इसकी शक नंबर 9 के मुताबिक जो वजीर आजम थे उन्हें बुनियादी तौर पे लीडर बनाया गया पार्लियामेंट्री ग्रुप को, यानी कैबिनेट का हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर उनको बना दिया गया, और जो कैबिनेट है वो फिर जवाबदेह होगी जो यानी कौमी असेंबली थी। और इसी तरह से जो एग्जीक्यूटिव यानी डे टू डे अफेयर्स यानी जो रोज़मर्रा के जो मामला थे, ब्यूरोक्रेसी की डीलिंग, वो वजीर आजम का काम जो है बनाया गया 1956 के आइन के मुताबिक। इसी तरह से इसकी शक नंबर 10 जो है सूबाई खुद मुख्तारी, उसको किसी हद तक जो है वो यानी कम कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया, और ज़्यादातर पावर्स जो हैं वो बुनियादी तौर पे मरकज़ को दिए गए। और इसी तरह से इसकी पॉइंट नंबर 11 जो है कि मुल्क में इस्लामी कानून होगा, ऐसा कोई भी कानून जो है वो पास नहीं किया जाएगा जो कुरान और सुन्ना की तालीमात के मुतज़ाद हो या उसके अगेंस्ट हो या उसके कंट्राडिक्ट में हो। इसी तरह से पॉइंट नंबर 12 जो है कि मुल्क में आज़ाद अदलिया जो है उसका निज़ाम जो है वो इंट्रोड्यूस करा दिया जाएगा, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो लाजमी तौर पे होगी, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह करेगी, यानी दस्तूर की तशरीह करेगी, या इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ जो है वो बुनियादी तौर पे सुप्रीम कोर्ट का काम होगा। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो बेसिकली एडवाइस करेगी गवर्नमेंट को या पार्लियामेंट को कि किस तरह के कवानीन बनाए जाएं, या किन कवानीन की ज़रूरत है, या कौन से कवानीन हैं जो फंडामेंटल राइट्स यानी जो बुनियादी हकूक़ हैं या कुरान और सुन्ना उसके मुतसादिम हैं या उसके अगेंस्ट हैं। और इसी तरह से पॉइंट नंबर 13 जो है उसमें बुनियादी हकूक़ की बात की गई, जिसमें यानी ये तय पाया कि हर शहरी को बुनियादी हकूक़ होंगे, खुसूसन उसे यानी कि वो कहीं पे भी आ जा सकता है। इसी तरह से उसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कि वो अपने इज़हार की आज़ादी कर सकता है, कोई तनकीद जो है वो कर सकता है, और साथ में हर शहरी को ये हक दिया गया कि वो जो मर्जी चाहे प्रोफेशन में जाना चाहता है वो चला जाए, जो भी वो नौकरी करना चाहता है या वो जॉब करना चाहता है, और साथ में वो जिस भी मज़हब की इबादत करना चाहता है या वो जिस भी रिलीजन में बिलीव करता है तो वो उसको आज़ादी होगी कि वो उसकी इबादत करे। और इसी तरह से राइट टू लाइफ, और इसी तरह से राइट टू लिबर्टी, और इसी तरह से राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो भी दिया गया हर शहरी को कानून के दायरे में। और इसकी पॉइंट नंबर 14 एंड लास्ट जो है उसमें ये है कि जो उर्दू और जो बंगाली हैं उन्हें जो है वो नेशनल लैंग्वेज जो है वो बनाया गया पाकिस्तान का 1956 के यानी दस्तूर के मुताबिक। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने तफसील से जाना 1956 के दस्तूर के बारे में, और ये पाकिस्तान का जो है वो पहला दस्तूर था। तो आई होप कि आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस सेशन में। तो अगले सेशन तक के लिए आपसे इजाज़त। So till the next session, see you very soon. It's goodbye. Allah Hafiz.